हेलो दोस्तों, मैं शारदानंद आप सबका स्वागत करता हूं जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और हम लोग आज बात करेंगे 19 से 21 जनवरी के बीच क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, उसके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, साथ ही उसके आंसर्स को, उससे जुड़े फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में किसे G77 की अध्यक्षता सौंपी गई? ऑप्शन है भारत, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलिस्तीन। यहाँ जो फिलिस्तीन को जो अध्यक्षता मिली है, इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो चेयरमैनशिप थी इस G70 की, वो थी इजिप्ट के पास, यानी मिस्र के पास। अभी इसके पास कैसे गई? देखिए, पहले तो G77 में इसके जो मेंबरशिप थे वो अभी फुल टाइम मेंबरशिप नहीं थे, इन्हें कार्यकारी मेंबर के तौर पे रखा गया था। लेकिन उनके साथ एक और प्रस्ताव जोड़ा गया कि अगर कभी ऐसा मौका आता है कि इसे अध्यक्ष बनाया जाए तो हम वहाँ पे इन्हें अध्यक्ष बना सकते हैं, और उसी के तहत इन्हें इस बार यहाँ पे G77 का अध्यक्ष बनाया गया। यूएन जनरल असेंबली जो है, जो वहाँ की महासभा है, उसने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की और वो चाहते हैं कि यूएन में भी इनको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। लेकिन इनका जो एक विवाद है अपने कैपिटल को लेके, इजराइल के साथ, उसी को लेके पूरे इंटरनेशनल जो एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे दो तरह के पार्टी बट गए हैं, कुछ इनके साथ खड़े होते हैं, कुछ इनके खिलाफ होते हैं। और इसी के कारण फिलिस्तीन को अभी तक यूएन में जो इन्हें पोजीशन चाहिए थी, अभी तक पोजीशन नहीं मिली। आपको यह भी बता दूं कि पिछले साल ही अमेरिका ने, यूएस ने जेरूसलम को ऑफिशियली इजराइल का कैपिटल घोषित कर दिया, और यहाँ पे अपने जो राजदूत हैं और जो इनकी एम्बेसी है, उसने यहाँ पे एम्बेसी को यहाँ चालू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो अमेरिका इनके खिलाफ कर रहे हैं, और आगे अभी और इन क्या प्रारूप होता है कि फिलिस्तीन को किस तरह से मेंबरशिप मिलती है, वो भी देखा जाना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं G77 की। G77 है क्या? देखिए, G77 एक डेवलपिंग नेशन का, डेवलपिंग जो विकासशील देश है, उसका एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ब्लॉक है। ब्लॉक कहने का मतलब एक इंटरनेशनल एक पैनल है जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज वहाँ पे बैठ के अपने जो भी मुद्दे होते हैं उस पर विचार विमर्श करते हैं। उसमें भारत भी है, और उनके सहित, भारत सहित 134 सदस्य देश हैं यहाँ पे। तो इस महीने में फिलिस्तीन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा कदम हो गया कि उन्हें किसी एक इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है वहाँ के चेयरमैनशिप मिली है। फिलिस्तीन की बात करें तो उनके जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने इसके अध्यक्ष का पद पे अभी उन्होंने इसकी अध्यक्षता हासिल की है। बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। हाल ही में किस शहर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन शुरू हुआ? इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन सम्मेलन। ऑप्शंस हैं आगरा, औरंगाबाद, जयपुर, मुरादाबाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, औरंगाबाद। इसका जो उद्घाटन है वो नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इस बार का जो थीम है वो है सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि, माइक्रो इरिगेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। अभी इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? इसकी खासियत यह है इस सम्मेलन की, इसमें 56 देशों से जो प्रतिनिधि हैं, 100 से ज़्यादा प्रतिनिधि के सहित अगर हम अपने देश की बात करें तो कुल 3000 से ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। क्या होगा वहाँ पे? जैसा कि आपको थीम से पता है, यहाँ पे इरिगेशन को कैसे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप किया जाए, मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो भी बड़े बड़े देश अपने में किस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को फैला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों पे वहाँ विचार विमर्श किया जाएगा। उसी के लिए ये एक वहाँ पे सम्मेलन शुरू हुआ है। बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। आरबीआई के नए बाहरी वाणिज्यिक ऋण ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फ्रेमवर्क के तहत उधारकर्ता ऑटोमेटिक रूट के जरिए एक वर्ष में कितना ऋण ले सकता है? ऑप्शंस हैं USD 500 मिलियन, USD 750 मिलियन, USD 650 मिलियन, USD 50 मिलियन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो भी जिस भी परीक्षा का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ECB के तहत आरबीआई ने लोन लेने का कितना, जो एक पहले कितना था और अभी उन्होंने कितना किया हाल ही में, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, $750 मिलियन। यानी 750 मिलियन तक जो भी एलिजिबल उधार करता है इंडिया के, जो ले सकते हैं, उनके लिए 750 दे दिया है। किस रूट के तहत? ऑटोमेटिक रूट के तहत। दोस्तों इसमें पहले क्या होता था? पहले यहाँ पे अलग अलग जो सेक्टर्स थे उसके लिए अलग अलग यहाँ पे एक लिमिट दे दी गई थी कि किसी सेक्टर में सिर्फ 50 मिलियन ले सकते थे, किसी में उसमें, और साथ ही उसका जो है रीपेमेंट कितना में होगा, यानी मैच्योरिटी डेट कितना होगा, तो किसी में था 3 साल, किसी में था 5 साल। अभी जो आरबीआई ने कहा है कि 750 मिलियन आप लेंगे, चाहे कितनी भी अमाउंट ले, 750 तक, आपका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 3 ईयर तो होगा ही है, यानी ऋण की जो परिपक्वता होगी वो 3 साल निर्धारित कर दी गई है। ये एक बैंड बना दिया गया है।
साथ ही जो ऋण की जो पहले 2 टाइप होते थे वो टाइप थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और अभी जो आरबीआई ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ 2 टाइप में रखा है। क्या क्या रखा है? एक बोला है डॉलर डेनोमिनेशन में, एक बोला है रूपी डेनोमिनेशन में। पार्ट 1 और पार्ट 2 को यहाँ मर्ज किया, पार्ट 3 और पार्ट 4 को यहाँ मर्ज किया। अब ये 4 हो गए, अब सिर्फ 2 डॉलर और रूपी। इस दोनों माध्यम से ही जो भी ऑटोमेटिक रूट में होगा वो $750 मिलियन यानी 75 करोड़ डॉलर तक कोई भी उधारकर्ता बाहर से ऋण ले सकता है। किससे ऋण लेगा? सवाल ये भी होता है कि कौन लेंडर होंगे जो इन्हें देंगे। आरबीआई ने इसके लिए भी एक नियम जारी किए कि उसी देश के लोग लेंगे, उसी देश के लोग ऋण इंडियन व्यापारी या फर्म या कंपनी को दे सकते हैं जो FATF के अंदर आते हों। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF के अंदर जो भी देश हैं उसी देश से हम लोग यहाँ पे वो लोग लेंड कर सकते हैं। तो ये एक नया फ्रेमवर्क है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अमेरिका के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर मुक्केबाज मोहम्मद अली के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शंस है डेनवर, बोस्टन, मियामी, लुइसविले। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लुइसविले। लुइसविले क्या है? लुइसविले में ही इनका मोहम्मद अली का जन्म हुआ था और वो इतने बड़े लेजेंड हो गए कि अब उनके नाम पे उन्होंने इसका नाम, अब जो वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम मोहम्मद अली के नाम पे हो गया है। और अब से जो वो जाना जाएगा वो होगा लुइसविले मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर मोहम्मद अली की बात करें तो 2016 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म 17 जनवरी 1942 को कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर के रूप में हुई थी। अब आप पूछेंगे कि ये कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर कौन है? तो ये 17वीं शताब्दी के एक जो समाज सुधारक थे उनके नाम पे इनका नाम रखा गया था, जिन्होंने जो वहाँ पे लेबर और जो बॉन्डेड लेबर के लिए जो उन्होंने काम किया था, तो उनके नाम पे ही इनका नाम था कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर। बाद में उन्होंने अपना धर्म बदल के अपना नाम मोहम्मद अली रखा था। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। वर्ष 2019 का जापान प्राइज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है डॉक्टर रतन लाल, आदि शमीर, जैक्स मिलर, अकीरा योशिनो। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रतन लाल। रतन लाल हैं तो भारतीय मूल के, नागरिकता है यूएसए की। यूएसए में ये जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है उसके एक पार्ट के ये प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। और सॉइल के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, सॉइल की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, उसी को देखते हुए जापान प्राइज से इन्हें इस बार सम्मानित किया गया। देखिए जापान प्राइज जो है वो जापान प्राइज फाउंडेशन के तहत दिया जाता है और इस बार उन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्थायी मिट्टी प्रबंधन के लिए रतन लाल को दिया। साथ ही इसके एक और विनर हैं, वो हैं योशियो ओकामोटो जो जापानीज हैं और वहीं के एक प्रोफेसर भी हैं। ये इनका जो इन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर काम किया है, केमिस्ट्री में पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमर के ऊपर इन्होंने कुछ काम किया है और उसी काम को देखते हुए इन्हें इस बार का रतन लाल के साथ ज्वाइंट रूप से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। जापान प्राइज की बात करें तो हर वर्ष ये किसी 2 विषयों के लिए 2 लोगों को देते हैं, यानी किसी भी 2 सब्जेक्ट, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वहाँ पे सब्जेक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है। और इस वर्ष इसने सामग्री और उत्पादन, जैविक उत्पादन और पारिस्थिति, यानी सामग्री और उत्पादन के लिए दिया है योशियो ओकामोटो को, जैविक उत्पादन पारिस्थिति के लिए दिया है डॉक्टर रतन लाल को। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। नैनो सैटेलाइट विकास पर वैश्विक क्षमता निर्माण के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? ऑप्शन है कलाम सेट, उन्नति, माइक्रोसेट, एडुसेट। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्नति। उन्नति है क्या? देखिए, यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो प्रोग्राम। अब जैसे ये ट्रेनिंग बाय इसरो से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ जो कि कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, जो किसी को कोई टेक्नोलॉजी या कोई एजुकेशन ट्रांसफर के बारे में बात कर रही हो। बिल्कुल सही, ये उसी के बारे में बात कर रहा है। अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करने में रुचि रखने वाले देशों की भागीदारी में नैनो उपग्रह के विकास के पर क्षमता निर्माण के लिए ये उन्नति प्रोग्राम इसरो ने शुरू किया है। ये यूनी स्पेस प्लस 50 की एक पहल है। ये यूनी स्पेस प्लस 50 क्या है कि जब से स्पेस कार्यक्रम शुरू हुआ था उसके 50 साल पूरे होने के बाद ये एक यूनी स्पेस 50 प्रोग्राम शुरू किया था और जिसके तहत ये बताया गया था कि जिन जिन के पास टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से
भली भांति जानते हैं उसको, और वैसे देश जिनको इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है तो वहाँ से नॉलेज ट्रांसफ़र शुरू करे ताकि बाकी देश भी स्पेस के मामले में अपना जो भागीदारी है वो बढ़ा सके। और इसी के तहत इसरो ने ये एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है कि उन्नति है क्या, उन्नति किस लिए शुरू किया गया, इसका पूरा नाम क्या है, ये आगे आने वाले आपके परीक्षाओं में बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। किसके अध्यक्षता में लॉटरी कारोबार के जीएसटी मुद्दों के लिए मंत्री समूह जीओएम गठित की गई? ऑप्शंस है अमित मित्रा, मनप्रीत सिंह बादल, हिमांत विश्व शर्मा, सुधीर मुनगंटीवार। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुधीर मुनगंटीवार। ये महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इन्हीं के अध्यक्षता में इसने जीओएम गठित की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। किसके लिए? जो लॉटरी कारोबार में जीएसटी मुद्दों में क्या कुछ परेशानियां वहाँ के लॉटरी के वाले जो काम कर रहे हैं वो क्या परेशानी को वहाँ पे जीएसटी के आने के बाद उन्हें क्या क्या परेशानी हो रही है, उसको कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए क्या स्टेप लिया जाए, इस सब को ओवरलुक करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया। इसमें 8 सदस्य होंगे, अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? टीएम थॉमस एजाक, अमित मित्रा, हिमांत विश्व शर्मा, मनप्रीत सिंह बादल, मोविन गोडिनो, जारकर गैमलिन और कृष्ण बायर गौरा। ये ग्रुप करेगी क्या? पैनल लॉटरी के कानूनी ढांचे सहित प्रवर्तन मुद्दों की जांच करेगी ताकि लॉटरी पर कर चोरी को रोका जा सके। साथ ही समस्या का समाधान करने के लिए उचित कर दर का सुझाव दे। जो मैंने अभी टैक्स रिफॉर्म की बात की कि जीएसटी जब से लागू हुई है लॉटरी वाले लोग किस तरह से इसको फेस कर रहे हैं और उसमें क्या और कुछ टैक्स रिफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए ये जीओएम का गठन हुआ है। इससे पहले भी काफ़ी कुछ जीओएम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आप अगर और जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को देखें, बहुत सारी बातें आपको वहाँ से भी पता चलेगी। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने निःशुल्क नेत्र देखभाल के लिए सुनेत्र योजना की शुरुआत की? ऑप्शंस हैं असम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गुजरात। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने निःशुल्क यानी फ्री आई केयर के लिए इसने एक सुनेत्र योजना का शुरुआत किया, सुनेत्र योजना की शुरुआत की। क्या होगा इसमें? कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा, ये सभी के लिए होगा, यानी इनकम इसका कोई पैरामीटर नहीं है। और ये मतलब इनकम न्यूट्रल है, किसी भी लोग, यानी वहाँ की सरकार ने आँख के इम्पोर्टेंस, आई की इम्पोर्टेंस को समझा और सभी लोगों के आंखों की देखभाल के लिए उन्होंने सुनेत्र योजना की शुरुआत कर दी। इसके लिए कितना बजट उन्होंने दिया? 680 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की गई। अब अगर ये पूछा जाए कि इसका मकसद क्या है? मकसद है 2023 तक यूनिवर्सल नेत्र हेल्थ केयर को हासिल करना, यानी 2023 तक ओडिशा में किसी के भी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा लक्ष्य उन्होंने रखा है। और ये जैसा मैंने कहा कोई आर्थिक आधार नहीं है, सभी आयु वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। देखिए ओडिशा सरकार अभी लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम कर रही है, उसी के तहत उन्होंने एक और स्कीम लॉन्च किया है और चूंकि वो इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने इस स्कीम को यहाँ पे आपको बता दिया है। अमा घरे एलईडी, अमा घरे एलईडी, ये ओडिशा का ये है। अमा घरे मतलब मेरे घर एलईडी इसका तात्पर्य है। इसके अंदर सभी परिवार को एलईडी के बल्ब दिए जाएंगे, लेकिन इसमें इनकम एक पैरामीटर सेट किया गया है, यानी जो अत्यंत गरीब हैं, पिछड़े हैं, बीपीएल हैं, उन लोगों के लिए ये एलईडी बल्ब जो 9 वॉट बल्ब 2 या 2 से अधिक दिया जा सकता है, ये गवर्नमेंट ने अपनी योजना में बताया है। और दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के सवालों का दौर। हमने पिछले दिन आपसे एक सवाल पूछा था और जिसका जवाब आप सबको देना था हमें कमेंट बॉक्स में लिख के, तो देखते हैं वो सवाल क्या था, उसका सही जवाब क्या है। मैंने आपसे पूछा था हील्ड हाउ कैंसर गेव मी अ न्यू लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन है मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, युवराज सिंह रेखा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला जो कि आपको पता है बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और इन्हें कुछ दिन पहले कैंसर हो गई थी। कैसा कैंसर हो गई थी? ओवेरियन कैंसर हो गई थी। ओवेरियन कैंसर से ये पीड़ित थी और इनका फिर इलाज चला, फिर इलाज से ये सही होके आई है और उसके बाद अपने जो कैंसर के जो इनकी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर उन्होंने ये एक बुक लिख दी, हाउ कैंसर गेव मी अ न्यू लाइफ। और इसके बाद ये अपने आप को बताती हैं कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग होके निकली हूँ, एज अ पर्सन, एज अ मेंटल स्ट्रेंथ मेरा बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो ये सब ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है।
और दोस्तों अब आज का सवाल जो कि आपके लिए है और जो कि जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, तो देखते हैं क्या है। हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां पे आरंभ हुआ? ऑप्शन है दिल्ली, लंदन, पेरिस, दुबई। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, साथ ही अपने फीडबैक भी हमसे शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com को।